मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 28 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक नया कानून पास किया है जिसे यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन लॉ कहा गया है और डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया ने इसको अपोज किया है। तो ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और जीएस पेपर 3 क्योंकि ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के रिगार्डिंग टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिया गया है। उसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन से एक आर्टिकल है दखनी लैंग्वेज, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि ये प्रीलिम्स के ओरिएंटेड ही है, इसको मेन से कोई खास लेना देना है नहीं। उसके अलावा जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं जिसे आईएएस कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, खासकर यूकलिप्टस के बारे में। ये टॉपिक केरला से आता है। तो यह टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा टेक्स्ट सेक्शन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, स्पेशली जो वीमेन जो प्रिजनर्स उनके बारे में छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, बात करेंगे। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, बिकॉज जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमास के जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए वहां पे अपील की गई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे आईसीसी क्या है, किस तरह से काम करता है। चलिए तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, तो प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को बिल्कुल जरूर भरें। अनोनिमस रखें क्योंकि ये हमारे कंटेंट को इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा और आपकी लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो उसको जरूर फिलअप करें। अपार्ट फ्रॉम दैट सैटरडे के दिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से हमारी करंट अफेयर की वीकली क्लासेस होती हैं, जो मैं लेता हूं। तो ये क्यूआर कोड है, आप इसके ऊपर स्कैन करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। SC 1000 अगर आप फिल करते हो वहां पे कोड, तो मेरी तरफ से 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी आपको दे दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं सीधा। इंडियाज कंसर्न्स ओवर यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन लॉ शेयर्ड बाय मैनी WTO मेंबर्स। तो एक नटशेल में आपको बताता हूं क्या मामला है। बात ऐसी है कि यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि जो भी कमोडिटीज, कोई भी सामान, अगर वो आउट ऑफ यूरोप, मान लो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अगर वो इंडिया से यूरोप यूनियन के अंदर जाता है, अब सपोज यहाँ पे आप मान के लीजिए कोई फर्नीचर जाता है, मान लो फर्नीचर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने ये कहा, अगर कोई सामान यूरोपियन यूनियन में जाता है आउटसाइड यूरोप, और उसको प्रोड्यूस करने में अगर डिफोरेस्टेशन हुआ है, अगर फॉरेस्ट की कटिंग हुई है, ट्री कटिंग हुई है, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा है। इसी के लेकर पूरा मामला बनता है। तो जेनेवा के अंदर मीटिंग हुई थी, ठीक है, अभी WTO की, जिसके अंदर इंडिया और बहुत सारी कंट्री ने जो है इसके अगेंस्ट में जो है थोड़ा सा इश्यूज रेज किए हैं। तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट, एक कमिटी है यूरोपियन यूनियन की, और ये अंडर यूरोपियन कमीशन। तो उनका ये कहना है कि इस स्टेप से 71,920 हेक्टेयर लैंड वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ से जंगलों की कटाई नहीं होगी। अब वो इस एस्टिमेट तक कैसे पहुंचे इसकी क्लैरिटी उन्होंने नहीं दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन के इस मूव से हर साल 31.9 मिलियन मीट्रिक टन CO2 एमिशन को कम कर देंगे। अब सीधी सी बात, अगर जंगल कटेंगे तो CO2 तो प्रोड्यूस होगा ही, और जंगल अगर नहीं कटेंगे CO2 एब्जॉर्ब करोगे आप लोग, राइट। अब ये भी उन्होंने कैसे पहुंचे उन्होंने नहीं बताया है। तो सवाल यही है, जैसे कॉफी, लार्ज स्केल पे जो कॉफी हमें यूरोप में पी जाती है, लेकिन यूरोप के अंदर कॉफी ग्रो नहीं होती है। ग्रो तो कहीं और होती है, ब्राजील में होगी, घाना में होगी, कहीं और होगी। अब ब्राजील वगैरह में, घाना में कॉफी प्लांटेशन के लिए लार्ज स्केल पे डिफोरेस्टेशन किया जाता है। तो कॉफी हो गया, चॉकलेट एक बहुत ही ऐसा सेंसिटिव सा मुद्दा है, पूरी दुनिया में चॉकलेट कंज्यूम की जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा डिफोरेस्टेशन किया जाता है। फर्नीचर हो गया, इवन बीफ इंडस्ट्री हो गई, खासकर इंडिया के कंसर्न के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यूरोप में जाते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन इंक्लूड होता है। यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा कि अगर इसका प्रूफ पाया गया तो आपके टर्नओवर का 4% तक हम आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। और ये कब से अप्लाई होगा? December 2020। मतलब ये बैक डेट में जा रहा है,
दिसंबर 2020 के बाद इसको इसको लागू किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया का क्या कंसर्न है। इंडिया ने ये कहा कि भाई इससे इंडिया को 1.3 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वहां पे जाते हैं, जैसे मीट प्रोडक्ट्स, लेदर, चॉकलेट, कॉफी, पाम ऑयल, रबड़ प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, वुड प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सभी, देखिए हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। हमारा तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, इंक्रीज कम तो नहीं हो रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो ये असेसमेंट्स करते हैं ना ये लोग, ये असेसमेंट करने का जो तरीका बहुत लीनियंट होता है, कि किस चीज को डिफोरेस्टेशन बोल देंगे उनको खुद नहीं पता। तो वो बोलेंगे भाई इंडिया की लेदर इंडस्ट्री के, अब लेदर कहाँ से आएगा, लेदर तो एनिमल से आता है। ठीक है, एनिमल जब होंगे तो ग्रेजिंग करेंगे, एनिमल्स के लिए आपको जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी। तो ये कैसे उस असेसमेंट तक पहुंचेंगे ये क्लियर नहीं है, इसीलिए डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया, म्यांमार, बहुत सारी कंट्री ने इसके अगेंस्ट में अपील किया है। वो एक पूरा मामला यहाँ पे बनता है। एक छोटा सा आर्टिकल और भी है, द पॉपुलैरिटी ऑफ द दखनी। तो अब क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो आंध्रा में, तेलंगाना में, जो हैदराबाद वाले एरिया में स्पेशली जो रैलीज वगैरह हो रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में दखनी लैंग्वेज जो है वो दोबारा से न्यूज में है। तो क्या है दखनी लैंग्वेज, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए दखनी जो है वो पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट, ठीक है, और उर्दू के साथ जो है शेयर करती है। हैदराबादी स्लैंग आपने सुना होगा कई बार, है ना, मूवीज वगैरह में, इधर उधर यूट्यूब वगैरह पे, वीडियोस पे। एक बड़ा यूनिक सा स्लैंग होता है हैदराबादी भाषा का। लेकिन हैदराबादी जो बोली जाती है, बेसिकली वो दखनी नहीं है, वो दखनी का ही एक वेरिएंट है। हालांकि काफी सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, राइट, लेकिन उसका एक वेरिएंट है। जो मॉडर्न हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोली जाती है, जिससे मतलब आप उर्दू या हिंदी का मिक्सचर या कह सकते हो, ठीक है, उससे पहले वहां पे ये बोली जाती थी। अब इसका ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इसका एक हिस्ट्री है। इसकी ना शुरुआत वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में हुई, जहां से उर्दू, उर्दू बेसिकली कहाँ से निकली, मेरठ से निकली थी। राइट, वहां पे जो आर्मी कैंप हुआ करते थे वहां पे कुछ ना कुछ वहां से हुआ। तो ये दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर जब ये डेवलप हो रही थी उर्दू, इस उसके बाद व्हाट हैपेंड, कई मुगल और उससे पहले दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे, दे वेंट टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट कर दिया था, तुगलकाबाद, राइट, जो कि महाराष्ट्र में है, तब बहुत सारे लोग दिल्ली से, बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे आम आदमी, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग दिल्ली से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन महाराष्ट्र की तरफ गए। अब क्योंकि जब वो वहां पे गए तो अपने साथ अपनी लैंग्वेज भी लेके गए, ठीक है, जो कि उर्दू से मिलती जुलती थी, हिंदुस्तानी से मिलती जुलती थी। अब वो जाके वहां पे सेटल हो गए। अब तुगलक भाई साहब तो वापिस आ गए दिल्ली में, लेकिन लोग वहीं पे रह गए बहुत सारे। तो ये लैंग्वेज बेसिकली वहां पे डेवलप हुई। और जब ये लैंग्वेज वहां पे डेवलप हुई तो इसे दखनी कहा जाने लगा, दखनी। दखनी मतलब साउथ, ठीक है, दक्खन साउथ से रिलेटेड हुआ। बाद में जब बहामनी किंगडम हुआ, बहानी बहामनी किंगडम के दौरान इसको कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज वो पर्शियन हुआ करती थी, राइट। कोर्ट की लैंग्वेज तो पर्शियन ही हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी जो है वो दक्षिणी भाषा में ही कम्युनिकेट किया करते थे। बाद में जब वहां पे गोलकुंडा, बीजापुर, वो सब डेवलप हुए, तो कुछ लिटरेरी वर्क भी दक्षिणी भाषा के अंदर होने लगा। खासकर जो सूफी सेंट्स हुआ करते थे, राइट, चिश्ती ऑर्डर से स्पेशली जो बिलोंग करते थे, उन्होंने अपना ज्यादातर जो लिटरेचर था वो दक्षिणी भाषा में लिखना शुरू कर दिया। तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो वहां पे उस समय डेवलप हो गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए, आज के समय में जो दक्षिणी भाषा है, विच इज अ वेरिएंट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, स्पेशली उर्दू, पर्शियन, उसका मिक्सचर है। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ हिस्से में बोली जाती है। इतना आपके लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री आपसे कोई नहीं पूछेगा इस चीज की, बट थोड़ा सा एक थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभी हिस्ट्री काम आती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। एक टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन द इंडियन प्रिजन्स। तो बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका जो जिस्ट है वो यही है, कि देखिए वैसे इन जनरल भी देखा जाए तो इंडिया में जो वीमेन है उनकी हाइजीन के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, राइट। लेकिन जो वीमेन प्रिजनर्स हैं
उनकी तो हालत और भी खराब है ऑफ कोर्स। इस समय इंडिया की प्रिजन्स के अंदर आप मान के चलिए लगभग लगभग 23,772 वीमेन है, जो कि हमारा एनसीआरबी का डेटा कहता है। लेकिन इनकी जो हाइजीनिक नीड्स हैं वो ज्यादातर ओवरलुक कर दी जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो सिंपल सा रीजन है कि जनरल जो इग्नोरेंस है, ठीक है। एक तो प्रिजनर्स को लेके हमारी इग्नोरेंस वैसे ही रहती है, अरे ये तो प्रिजनर है, इसने तो क्राइम किया है, इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। इन जनरल भी प्रिजनर्स के फंडामेंटल राइट की तरफ कोई फोकस नहीं किया जाता। अगर आप वीमेन हो तो वो डबल एपथी हो जाती है। एक तो आप प्रिजनर, ऊपर से आप वीमेन, ठीक है, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इन 24,000 टोटल प्रिजनर्स में से लगभग 77% प्रिजनर्स ऐसी हैं जो कि 18 से 50 साल के बीच में हैं। मतलब उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारा 2016 का जो मॉडल प्रिजनर मैनुअल है, वो भी कहता है कि महिलाओं को वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाए, उनको सैनिटेशन पैड वगैरह दिए जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर जो जेल डिपार्टमेंट होता है वो एनजीओ के ऊपर ही डिपेंड करता है। एनजीओ क्या करते हैं, डोनेशन के रूप में या वैसे जो है ये चीज़ें देते हैं, लेकिन दे आर वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो वो इस तरह से लगभग लगभग यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। हालांकि 2023 के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया, नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाई गई, जिसमें इन जनरल जो वीमेन हैं, इवन स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो प्रायोरिटी पे रखा गया। और बहुत जगह पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सैनिटरी पैड्स वगैरह भी दिए जाने लगे। लेकिन प्रिजनर्स तक जो है अभी भी शायद ये नहीं पहुंचे हैं काफी सारे स्टेट्स में। और स्टेट वाइज भी यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जेल वगैरह जो है वो स्टेट का मैटर होता है। तो बहुत सारे जो पुअर स्टेट हैं इन जनरली उनके पास फंड्स की कमी होती है, तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आर्टिकल का बेसिकली यही कहना है कि इस चीज़ों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, नेक्स्ट जो टैक्स सेक्शन है वो कहता है द कंट्रोवर्सी ओवर द यूकालिप्टस प्लांटिंग इन केरला। तो बेसिकली बात यह है कि केरला के अंदर जो केरला का एक केरला फॉरेस्ट जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये लोग क्या करते हैं, ये केरला के अंदर फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि केरला के अंदर जो अनवांटेड प्लांटेशन है उसको कम किया जाए। ये इसकी बेसिकली प्राइमरी ड्यूटी होती है। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांटेशन करते हैं उनकी, और कुछ समय के बाद उनको काट देते हैं, कट डाउन कर देते हैं। जैसे यूकलिप्टस, यूकलिप्टस की एक जो ट्री होता है उसकी एवरेज जो एज है वो 9 ईयर्स होती है अकॉर्डिंग टू, और 9 ईयर्स के बाद उसको कट डाउन कर देते हैं, काट देते हैं, उसकी जगह पे कुछ और लगा देते हैं। जैसे इन्होंने कुछ अलग अलग हमें नाम बताए हैं। यूकलिप्टस की जो एज है वो 9 ईयर्स के बाद कट दे कर देते हैं, अकाशिया को 18 ईयर्स के बाद, मैंगनीयम को 7 ईयर्स के बाद, ये करने लगते हैं। तो बात ये हुई कि अभी प्रेजेंटली व्हाट हैपेंड, जो ये केरला के डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया कि हम लोग जंगलों में यूकलिप्टस लगाएंगे, ठीक है। यूकलिप्टस के ये अनाउंसमेंट करते ही बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूकलिप्टस जो है वो एलियन स्पीसी है। और एलियन स्पीसीज अगर आप लगाओगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसका डिप्लीशन तो होगा ही होगा। और ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में इट कैन ऑल्सो लीड टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो क्या करें, इनका कहना है कि इको रेस्टोरेशन करें, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेशन हमारा जो था, जो डिक्लाइन हो चुका है नेचुरली, जो जंगल है पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो चुके हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए, वो बेटर होगा। क्योंकि यूकेलिप्टस अगर आप लगाओगे ना, इसको तो एलिफेंट भी कंज्यूम नहीं करते हैं, तो एनिमल वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। अब जब फूड की कमी होगी जंगल में यूकेलिप्टस की वजह से, तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी, वो तो ह्यूमन एरियाज में घुसेगी, राइट, वहां पे जाके कन्फ्लिक्ट होगा, इश्यूज क्रिएट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूकेलिप्टस है, ये सोइल को भी अल्कलाइन सलाइन कर देता है, उसको भी इनफर्टाइल कर देता है। तो ये कुछ इश्यूज थे यूकेलिप्टस के आसपास। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि एलियन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पूरा क्या होता है।
तो बेसिकली वो स्पीसीज होते हैं जो कि इंडिजिनस नहीं होते हैं, नेटिव नहीं होते हैं, जो कि बाहर से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एलियन वर्ड से ही आप समझ सकते हो, है ना, एलियन वर्ड का मतलब ये होता है जो कि बाहर से होते हैं। तो हमारी जो कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कि रियो अर्थ समिट के अंदर सेटअप की गई थी, ये डिफाइन करती है, आईएएस को कहता है, एन एलियन स्पीसीज हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड थ्रेटन इकोसिस्टम, हैबिटाट और स्पीसीज विद सोशो कल्चर, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल हार्म एंड हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। देखिए, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए दैट एलियन स्पीसीज आर ऑलवेज हार्मफुल, दैट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। कुछ एलियन स्पीसीज अच्छे भी हो सकते हैं। बहुत बार फॉरेस्ट, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहां पे एलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो पूरे का पूरा एरिया जो है दोबारा से ग्रीन हो जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन जो सीबीडी है, जो कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये हार्म की बात करता है। ये इसके अच्छे इफेक्ट के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि 99% इसके जो इम्पैक्ट है वो हार्मफुल ही होते हैं। तो जो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे हैबिटेट को, हमारे स्पीसीज को, इकोनॉमी को, एनवायरनमेंट को, सोशल कल्चर सेटअप को जो हार्म करते हैं, जो बाहर से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि नेटिव नहीं होते, जो कि नॉन नेटिव होते हैं, उसे हम लोग एलियन स्पीसीज कहते हैं एज पर सीबीडी। कुछ एग्जांपल्स हैं, नीलगिरी के अंदर काफी ज्यादा चलता है ये। सेना स्पेक्टेबुलस, हम लोगों ने पहले इसके बारे में बात किया, तो ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ना, ये सेना स्पेक्टेबुलस की है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, इसके फ्लावर वगैरह भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन है ये एलियन स्पीसीज। लिंटाना का हमारा आगे बात करेंगे, वेटल, यूकालिप्टस, पाइन ट्रीज वगैरह, राइट। एलियन स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ओके, मैंने आपको बता ही दिया कि नॉन नेटिव होती हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये नॉन नेटिव होती हैं तो ये बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो इनकी अचानक से बहुत रैपिड ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि जो लोकल स्पीसीज होती हैं हमारी, ये उनके साथ compete करती हैं, ये उनके न्यूट्रिशन को उनसे ले लेती हैं, सनलाइट के लिए लड़ाई करती हैं, तो एकदम फियर्स कंपटीशन हो जाता है। अब देखिए, सोचने की बात है, मैंने मान लो हमारे यहाँ पे अरबीवोर्स है, फॉर एग्जाम्पल एक डियर है, ठीक है, अब डियर तो घास खा रहा है, पेड़ पौधे खा रहा है, राइट, और दूसरे जो अरबीवोर्स होते हैं, अब ये किसी लोकल एरिया में हजारों सालों से रह रहे हैं, तो ये वहां की हर वेजिटेशन से इनको पता होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा टॉक्सिक है, नहीं है। तो जब आप इन्वेजिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस करते हो, तो इनको तो नहीं पता। अब जो लोकल ग्रास होगी, ठीक है, लोकल ग्रास को तो ये कंज्यूम कर लेंगे, तो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है लोकल ग्रास की। लेकिन जब आप इन्वेजिव स्पीसी को इंट्रोड्यूस करते हो, उसका उस नए एरिया में कोई भी प्रिडेटर नहीं होता है, एकदम खुल्लम खुल्ला ग्रो होती है उनका, राइट। उसकी वजह से रैपिड रिप्रोडक्शन वो लोग करते हैं। लैक ऑफ प्रिडेशन मैंने को बता ही दिया, तो टेंशन कोई है ही नहीं, कोई आपको मार्केट में खाने वाला है ही नहीं, ग्रो करते रहिए लगातार। इकोलॉजिकल टॉलरेंस होता है। यूजली ये जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं, ये ऑल सीजनल होते हैं, किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, राइट। और जिसकी वजह से हमारा जो लोकल इकोसिस्टम है उसकी पूरा डायनेमिक चेंज हो जाती है, उसका जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, फायर रिजीम वगैरह। बहुत सारे स्पीसीज हम लोगों ने साउथ अमेरिका वायरस से इंट्रोड्यूस किए ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, और वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर कंडीशन यहाँ की अलग है। वहाँ पे टेम्परेचर 30-35 के आसपास रहता था, यहाँ पे टेम्परेचर 40-45 चला जाता है। अब उतने पे वो उनके अंदर आग लग जाती है। तो फॉरेस्ट फायर के केसेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं जब इस तरह के स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत लार्ज स्केल इनका जो इम्पैक्ट हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, जो नेटिव स्पीसी है उनको तो ये डिक्लाइन करते ही करते हैं, हमारे सोइल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, न्यूट्रिशन साइकिल को चेंज कर देते हैं, राइट। पूरा फर्टिलाइजेशन और पूरा सब साइकिल है वो पूरी का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे ये यूकेलिप्टस आप पिक्चर में देख ही रहे हो, रोड के दोनों साइड में यूकेलिप्टस जो है लगाया जाता है आजकल। लेकिन ये काफी डेंजरस होता है एक सेंस में, इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं और आपकी सोइल को बर्बाद कर देते हैं। तो लोकल जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, राइट। इनके नीचे जो ग्रास होती है, इन पेड़ पौधों के नीचे जो ग्रास होती है, वो भी मोस्टली इन्वेजिव ही होती है, क्योंकि वही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लोकल नेटिव स्पीसीज तो यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब इस तरह के इन्वेजिव स्पीसीज वगैरह इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हमारी जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ओवरऑल फूड प्रोडक्शन कम हो जाती है, फूड सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हो जाते हैं। ये कुछ कुछ जो है इनके बड़े खतरनाक से जो है वो आउटकम्स होते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे वाइट नाइल वायरस, एज लिम डिसीज वगैरह, ये भी एलियन की स्पीसीज से ही आए थे इकोसिस्टम के अंदर। और कई एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इंडियन बुल फ्रॉग हो गया आपका, लंटाना, बुम्बैक्स, ऑल दैट, मिमोसा, अफ्रीकन एप्पल स्नेल वगैरह। आप यहाँ पे देखिए तो ये लंटाना कमारा की आप बात करते हैं तो ये रहा। ठीक है, सड़कों के आसपास आपको दिखेगा कभी कभी, शहरों में पार्क्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है। दिखने में अच्छा लगता है लेकिन है बड़ा डेंजरस। ये वाटर ह्यांसित हो गया, आप साइड में देख सकते हैं, तो पूरी वाटर बॉडी ही इससे कवर हो जा रही है। दिखने में भी ठीक ठाक लगता है लेकिन वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, उसके अलावा ये आपका विलायती कीकर हो गया, और नॉर्थ इंडिया में जाएंगे स्पेशली दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में, पार्ट ऑफ अरावलीज एंड ऑल दैट, वहां पे भयंकर आपको नजर आएगा ये देखिए। तो ये कीकर है लेकिन ये देसी कीकर नहीं है, विलायती कीकर है, बाहर से आई है। अभी दिल्ली में इसको रिमूव करने के लिए प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, इंडिजिनस जो कीकर होती है उसे रिप्लेस करने वाले हैं। अब उसमें टाइम लग सकता है, 10-20 साल लग जाएगा, बट यस, ये विलायती कीकर जिसे जो है प्रोस्पोसी जूलीफ्लोरा भी कहते हैं, ये डेंजरस है। और आपने एक छोटे से प्लांट का नाम सुना होगा जिसे छुई मुई कहते हैं, टच मी नॉट, राइट? तो ये भी इंडियन नहीं है भाई, ये भी बाहर से ही आया है। तो बहुत सारी चीजें जो है बाहर से आती हैं, हमारी लोकल वेजिटेशन को कैप्चर कर लेती हैं, कंकर कर लेती हैं, उसके बाद पूरे सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, एडिटोरियल क्या कहता है। द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द आईसीसी स्टेप, बेसिकली व्हाट हैपन, अभी एक जो है प्रोसिक्यूटर है करीम खान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है प्री ट्रायल मोड में। ठीक है, अभी ट्रायल नहीं हुआ है, प्री ट्रायल मोड में है, और इन्होंने अरेस्ट वारंट की डिमांड की है। 5 लोगों के अगेंस्ट उन्होंने अरेस्ट वारंट की डिमांड की है, जिसमें इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, बाकी 3 लीडर जो है वो हमास के हैं। क्योंकि इस अक्टूबर 7 को जो हुआ उसमें 1200 से ज़्यादा जो है ज्यूज इसराइली मारे गए। बाकी 250 से आसपास के लोगों ने जो है कैप्चर कर लिया था, किडनैप कर लिया था। अभी भी वो उस बहुत सारे तो होस्टेज ही हैं उनमें से। तो उनके खिलाफ जो है वो एक अरेस्ट वारंट की डिमांड की है। अभी अरेस्ट वारंट इशू नहीं हुआ है लेकिन डिमांड की गई है। उसके इन्होंने अलग अलग रीजंस दिए हैं। अलग अलग रीजन में जैसे आप कह सकते हो वॉर क्राइम के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो, जो अक्टूबर 7 को अटैक किया हमास के द्वारा, है ना, वहाँ पे होस्टेज लिए गए, रेप हुआ, सेक्सुअल वायलेंस, टॉर्चर, राइट, डिग्निटी को नुकसान पहुंचाना, इनह्यूमन एक्ट करना, उन सभी की वजह से हमास लीडर्स के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट। फिर बाद में जो आफ्टर अक्टूबर 8 जो इसराइल ने किया, ठीक है, परसिक्यूशन, विलफुल किलिंग, सिविलियन पॉपुलेशन को मारना, सफरिंग, इंजरी, है ना, हंगर, स्टारवेशन, उसके लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट की बेसिकली यहाँ पे डिमांड की गई है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये तो फालतू की बात है, अगर आईसीसी मान लो आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर भी देता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज इसराइल इसका पार्ट ही नहीं है, इसराइल आईसीसी का मेंबर है ही नहीं। कुछ लोगों ने ये कहा, लेकिन इस बात में कोई उतना दम है नहीं। क्योंकि देखिए, जब बांग्लादेश और म्यांमार वाला इशू हो रहा है, वो रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड ऑल दैट, उस केस में म्यांमार इज ऑल्सो नॉट अ पार्टी टू द आईसीसी, लेकिन बांग्लादेश इज अ पार्ट टू द आईसीसी। और आईसीसी का ये कहना है अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी भी मेरी मेंबर है तो ये जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। अब जैसे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया था, लेकिन रशिया जो है वो स्टेट पार्टी नहीं है, लेकिन यूक्रेन तो स्टेट पार्टी है। उस केस में भी पुतिन के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर आप इतने बड़े बड़े लीडर्स के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करते हो तो क्या इसका ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली कुछ इंपैक्ट होता है क्या? इसका आंसर है यस, होता है। क्योंकि ये एक तरह से ओब्लिगेटरी है, जो स्टेट पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको इसका जुरिस्डिक्शन मानना ही पड़ता है। ठीक है, हालांकि डिक्लाइन कर सकते हैं एक्सट्रीम केसेस में, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, ओमर अल बशीर, ठीक है, ये सूडान के प्रेसिडेंट रहे। जब ये अपने टेन्योर में थे तो इन्होंने काफी ज्यादा इनह्यूमन एक्ट्स वगैरह किए, वॉर क्राइम एंड एवरीथिंग। इनके अगेंस्ट जो है वो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया था। अब हुआ ये कि ये जो बशर साहब हैं ये चले गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है,
अब क्योंकि इनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट है तो साउथ अफ्रीका को अरेस्ट करना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, लेकिन आखिरी मोमेंट पे डिक्लाइन कर दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो साउथ अफ्रीका था उसने भी इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज किया। तो बशीर को अरेस्ट तो नहीं किया गया, लेकिन साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया। अब चलो ठीक है, बशीर को साउथ अफ्रीका में अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन ये बशीर उसके बाद किसी और कंट्री में ट्रेवल नहीं कर पाए, क्योंकि बाकी कंट्री तो इसको अरेस्ट कर लेंगी, राइट। तो इनका ये कहना है कि देखिए जैसे मिस्टर नेतन्याहू है, अब मिस्टर नेतन्याहू के अगेंस्ट में अगर अरेस्ट वारंट जाता है तो फिर इनकी मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा करटेल हो जाती है, बहुत सारी कंट्री में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा कंट्री जो है इसकी मेंबर है। तो कोई ना कोई तो आपका अरेस्ट करेगा, ठीक है, और क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन वहां पे अप्लाई होता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल के अंदर इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सेल्फ स्टडी के परस्पेक्टिव से कह लो, या प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो इन्फॉर्मेशन वो आप कह लो, वो यहाँ पे दिया गया है। तो आईसीसी क्या है, देखिए आईसीसी अलग होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो अलग होता है, जो हेग के अंदर है, नेदरलैंड के अंदर है। ये भी हेग में ही है, लेकिन इसका प्रोसीजर अलग है। वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, सेपरेट है। तो आईसीसी क्या, इट्स अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट एस्टेब्लिश टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड ट्राई इंडिविजुअल्स अक्यूज्ड ऑफ द जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन। तो ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में काम करता है। जो आईसीजे है ना, वो कंट्रीज के अगेंस्ट में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में काम करता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये फर्क होता है। इट इज नीदर एन ऑफिस नोर एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। लेकिन जो आईसी है, आईसीजी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑन जस्टिस, वो यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है। आईसीसी जो है ना, इट हैज नो रेट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन, ओनली क्राइम्स कमिटेड आफ्टर द रोम स्टैट्यूट केम इनटू फोर्स 2002। 2002 से पहले जो कुछ भी हुआ उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद में ये चीजें करता है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, यूएस भी इसका पार्ट नहीं है, रशिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, इसराइल इसका मेंबर नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी कंट्री तो इसका पार्ट है ही नहीं। इसके अंदर लगभग 18 जजेस होते हैं जो 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इसकी प्रेसिडेंसी होती है, जुडिशियल चैम्बर के अंदर प्री ट्रायल चैम्बर, ट्रायल चैम्बर, अपील चैम्बर। तो अभी जो केस चल रहा है ना, वो प्री ट्रायल चैम्बर के अंदर है। तो जिसके अंदर नेतन्याहू या हमास के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जब एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो मामला कोर्ट में जाता है, जजेस के सामने जाता है, जो कि 9 जजेस हैं। वो उसकी सुनवाई करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है रिव्यू किया जाता है, और फिर जो है फाइनली डिसीजन लिया जाता है। एक बार फाइनल डिसीजन लिया जाता है अरेस्ट वारंट वगैरह के लिए जो भी है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है बाय ऑल दोज कंट्रीज विच आर अ पार्ट ऑफ आईसीसी। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये लास्ट वाली जो स्लाइड है, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए है, लेकिन ऊपर वाली जो दोनों स्लाइड्स हैं वो मेंस के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती हैं। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है? इंडिया का ये कहना है कि भाई देखिए जब हमारी कंट्री में खुद की जुडिशरी है ना, तो हम लोग किसी आउटसाइड एजेंसी को क्यों इन्वॉल्व करें, राइट। तो ये तो हमारी अगेंस्ट सोवरेनिटी है, इंडिया का ये कहना है। तो इसलिए जो है वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।